हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर 10th क्लास की उसके साथ तैयार है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ना। एज यूजुअल हम हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी पहले टॉपिक को डिटेल से जानेंगे कि टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक कहना क्या चाहता है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? आउटकम्स का मतलब देखो, आप लोग अच्छे से जानते हो किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। उसका किसी भी चीज के रिजल्ट को क्या कहते हैं? हम उसका आउटकम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्या होता है डेमोक्रेसी? एक बार रिवाइज करते हैं ना कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म और गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोग ही बनाते हैं और बनाई भी यार लोगों के लिए ही जाती है ना। तो देखो, इसी के बेसिस पे अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या दी थी? देखो, democracy is a form of government which is made by the people, for the people and from the people. people से बनाई जाती है, people के द्वारा बनाई जाती है और people के लिए ही बनाई जाती है ना। तो हमने देखा था डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं ना कि यार अपनी बात किसी के सामने रखने का मौका मिलता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, बहुत से फायदे हैं ना। अब यार इसके कुछ नुकसान भी होते हैं क्योंकि आप लोग जानते हो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो आज हम लोग इसका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ना। तो उसके रियल में 5 आउटकम्स हैं आपके जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है हर एक को, एक एक्सपेक्टेड, एक आपका एक्चुअल। कि आपको एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब हम अपनी गवर्नमेंट से क्या क्या आशाएं रखते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना। और दूसरा रियलिटी, कि हमें अपनी गवर्नमेंट से मतलब क्या क्या मिलता है, एक्चुअली हो क्या रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आउटकम्स दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले इसके अंदर भी बात करते हैं। एक्सपेक्टेड है और रियलिटी है। तो हम इस टाइप से एक्सपेक्ट क्या क्या करते हैं गवर्नमेंट से, उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है यार, हमारी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मान लो ठीक है, हमने भैया इलेक्शन में उसे जिता दिया, इलेक्शन में जीत गई हमारी गवर्नमेंट, बट हुआ क्या, अब उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है, उसे हमारे बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं ना। मान लो कहीं सुनामी आ गई, अब उस स्टेट में किसी स्टेट में आई है और गवर्नमेंट को हमारी फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना गवर्नमेंट से। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे और गवर्नमेंट के बीच में। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आपके बीच में कुछ भी छुपा होना नहीं चाहिए, आपके पास पूरी राइट है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ना। ये एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी कि भैया छुपा के कुछ भी मत करो, जो करना है हमारे सामने करो और हमें बता के करो कि कैसे करना है ना, ताकि कुछ छुपा ही ना रहे, कोई गड़बड़ के चांस ही ना रहे, है ना। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं गवर्नमेंट से। फ्री ऑफ करप्शन, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि उसमें कुछ करप्शन हो ही ना, हमारा देश जो हो वो करप्शन से फ्री हो जाए, ये भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं भैया अपनी गवर्नमेंट से। रिस्पॉन्सिबल फॉर नीड्स, एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हमें अपनी गवर्नमेंट से नीड्स, मतलब हमारी गवर्नमेंट को हमारी नीड का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है? सिटीजन्स कौन होते हैं? हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करने का हक देना चाहिए गवर्नमेंट को। भैया इसका मतलब क्या है? देखो, आप आए दिन देखते होगे गूगल वगैरह पे या किसी भी चीज पे या नॉर्मल फॉर्म भरवाते हैं कि अगर कोई चीज शुरू कर रहे हैं, भैया इसका आपका क्या सजेशन है, इससे रिलेटेड आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट को। जैसे हम लोग सजेशन फॉर्म भरते हैं ना कि आपकी क्या एडवाइस है, आपको हिसाब से क्या होना चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे। ये भी तो एक्सपेक्टेशन है ताकि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो उसके बाद अगला क्या है? क्विक, करेक्ट एंड एफिशिएंसी गवर्नमेंट होनी चाहिए आपकी। क्विक का मतलब क्या है? क्विक, करेक्ट। देखो एक बात बताओ यार, मान लो आपकी गवर्नमेंट डिसीजन तो ले रही है, ठीक है, डिसीजन ले रही है, अभी किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, बट उसे सजा मिलने में 15 से 20 महीने लग गए, सॉरी 15-20 साल लग गए, तो फायदा क्या यार? वो तो क्राइम करके अपनी सारी जिंदगी जी चुका है, तो उसको सजा मिलने से कोई फायदा है क्या? हाँ, तो हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन जो है लेट नहीं होना चाहिए, जस्टिस में क्विक होना चाहिए। अब क्विक का मतलब ये नहीं है यार कि तुम कुछ भी बोल दो, बेगुनाह को सजा दे दो, है ना। क्विक एंड करेक्ट होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर पाओ,
है ना। तो उसके लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम हो गवर्नमेंट की वो बहुत बेनिफिशियल हो, करेक्ट करे डिसीजन को, है ना। तो ये सारी हम अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब यार ऐसे सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी होते हैं करने के लिए, होते कि नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका मान लो एग्जांपल लेते हैं मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स में कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, आपको अच्छे से आता है, बट आपके पास ज्योमेट्री नहीं है, तो क्या कुछ कर पाओगे कंस्ट्रक्शन में? नहीं ना। तो सेम चीज आपकी इसमें है, आप ये सब तो चाहते हो, बट उसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे किया जाए ये, है ना। तो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब आपके जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब जिसको हम चाहते हैं एक्चुअली, जो उसको डिजर्व करता है वही उसमें जीतना चाहिए, मतलब फ्री एंड फेयर होना चाहिए। चलो सीधी सी भाषा में अगर बात की जाए तो इसका मतलब यह है आपका कि जैसे कि मान लो कोई अपने पावर का यूज करके या मनी का यूज करके या डरा धमका के, मतलब अगर किसी गरीब इंसान को दबा लेता है और उसका वोट ले लेता है ना, तो ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो नुकसान हो गया ना। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। ओपन पब्लिक ओपिनियन, हमें पूरा राइट होना चाहिए कि हमें किसको चुनना है, ये सब उसके यही तो है एक्सपेक्टेशंस, है ना। कि एक्सपेक्टेशन तभी तो हो पाएंगे गवर्नमेंट से, जब हम गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चुने ढंग से। तीसरा क्या है, सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सारे सिटीजन्स, मतलब हम लोगों के पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हम किसी भी चीज के बारे में कभी भी पता कर सकें, हमारे पास राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। जैसे मान लो रोड पे आपका वर्क चल रहा है, तो आप चाहो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसके स्टेप्स हैं, बट एक्चुअली में क्या ये सब हो रहा है यार, आप लोग भी जानते हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो उसके लिए क्या क्या है, देखो सम स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक, कुछ ही स्टेट्स हैं यार जो आपके डेमोक्रेटिक हैं, जहां लोगों को फ्रीली आज़ादी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। आप मैक्सिमम जगह जानते हो क्या होता है कि आपका जैसे जो लोग मतलब अपनी पावर्स का, मनी का यूज करके वोट छीन लेते हैं लोगों के, आई मीन टू से वोट ले लेते हैं उनसे ना, तो ये तो गलत बात है कि नहीं है। तो अभी भी सारे स्टेट्स जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब यही ना कि आपको फुल आजादी हो, अगर फोर्सफुल्ली कोई आपसे डेमोक्रेसी करवा रहा है तो ये तो गलत बात है ना, कि आपका अपने पावर का यूज करके आपसे बोल दिया भैया कि इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये तो गलत बात ना। हाँ, कि पावर का यूज करके आप वोट तो ले रहे हो, तो क्या हुआ, उस इंसान के लिए डेमोक्रेसी हुई? नहीं ना, उसके लिए तो नहीं हुई। तो इस बेसिस पे बोला गया है सम स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक, बट सारे स्टेट्स आपके डेमोक्रेटिक नहीं है, उनमें भी अभी फोर्सफुल्ली काम होता है। सेकंड, पब्लिक ओपिनियन लेवल, कि आपका जो लोगों का लेवल है ना, मतलब कि जो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, लोगों के जो ओपिनियन सुनने की बात है, जैसे हम कोई भी बात अपने सामने रखते हैं ना, तो ये भी हर जगह उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ जगह इग्नोर किया जाता है इन सारी चीजों को। ये तो गलत बात है कि नहीं है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जगह ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पब्लिक ओपिनियन लेवल का मतलब यहाँ पे है कि आप 50-50 काम कर रहे हो किसी चीज में भी, मतलब कुछ स्टेट्स में सुना जा रहा है, कुछ में नहीं सुना जा रहा है, बट हर इस चीज की वैल्यू नहीं है, समझे। थर्ड क्या है, इग्नोर एग्रीकल्चर डिमांड, मतलब क्या हुआ कि जैसे हम तो, हमारे पास तो पता है कि क्या क्या हमारे राइट्स है, क्योंकि हम लोग वेल क्वालिफाइड है ना, एजुकेटेड है, बट उन लोगों का क्या यार, जो किसान है गांव में, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो उनसे तो हम लोग झूठे प्रॉमिस करके गवर्नमेंट जो है वो उनसे वोट ले लेती है, फिर उनकी डिमांड्स को इग्नोर करने लग जाती है, उनके बारे में ज्यादा कुछ करती भी नहीं है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि आज भी हमारे देश की 70% अराउंड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के फील्ड से बिलोंग करती है। हमारा देश अभी भी एग्रीकल्चरल बोला जाता है ना, एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि हमारे देश में 70% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में ही है, ठीक है। तो इग्नोर एग्रीकल्चर डिमांड का समझ में आ गया। रेगुलर केसेस ऑफ करप्शन, यहां हमने पढ़ लिया कि करप्शन से फ्री होना चाहिए, बट क्या ऐसा होता है यार? नहीं ना। हम तो आजकल आए दिन देखते आते हैं कि हमारे देश में करप्शन के रोज केसेस आ रहे हैं, भैया उसने इतनी रिश्वत ली है, उसने इतनी रिश्वत ली है। आप लोग देखते ही हो, कोई भी काम करने जाते हो तो पहले करप्शन चाहिए होता है ना। तो आप यहाँ पे देखो रेगुलर केसेस आ रहे हैं आपके करप्शन के, बट फिर भी हम बोलेंगे कि हमारे पास मौका है। हाउएवर गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, अगर हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो 5 साल बाद हमारे हाथ में फिर से पावर आएगी और हम उसको चेंज कर सकते हैं। अपना वोट इसको ना देके किसी और
पार्टी को देंगे ताकि उसको आपका लीडर चुना जा सके, ताकि आप पे रूल करने का हक सिर्फ उसको हो। क्लियर ना? तो चलो हम सेकंड आउटकम की बात करते हैं। फर्स्ट आउटकम क्लियर हो गया ना, सेकंड की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें भी दो चीजें आपकी, एक एक्सपेक्टेड, दूसरी आपकी एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ से पहले समझ लो, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है। आपके देश में पैसों से रिलेटेड कितनी ग्रोथ हो रही है, आपके देश में पैसों से रिलेटेड कितनी ग्रोथ हो रही है, आपका देश कितना आगे बढ़ रहा है, वही है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में हमने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में, जीडीपी, जीएनपी, उन सब के बारे में पढ़ा था ना, तो वही चीज है। तो इसमें भी दो चीजें, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। हम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो भी बनी है ना, वो अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से हमारे देश को आगे लेके जाए, अच्छी जगह रिप्रेजेंट करे, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हम लोग ये चाहते हैं। बट एक्चुअली क्या है, सिर्फ आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती यार, बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। इन सबको हमने डिटेल में देखा था इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में कि आपका, और तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है। देखो, इट इज नॉट ओनली फैक्टर, ये आपका अकेला फैक्टर नहीं है जिसपे आपकी गवर्नमेंट रूल कर रही है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया ना? हाँ, चलो ठीक है, तो बात करते हैं। वैसे तो नोट करना चाहिए यार, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, है ना। चलो अगले आउटकम पे बात करते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यार देखो, इनइक्वालिटी तो आप जानते ही हो, भेदभाव अच्छे से हमारे देश में तो होता है ना। सेकंड थिंग पॉवर्टी भी आप जानते हो, गरीबी रेखा ना, गरीबी रेखा से कौन ऊपर है कौन नीचे, गरीबी समझो सीधी सी भाषा में। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी का मतलब समझ में आ गया। तो इसमें भी आपकी दो टाइप की चीजें होती हैं, एक एक्सपेक्टेड जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरा रियलिटी कि आप मतलब गवर्नमेंट हमें क्या क्या कर रही है, रियल में क्या हो रहा है हमारे देश में ना। तो देखो, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, फुलफिल ऑफ प्रॉमिस ऑफ पुअर पीपल। अभी जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसानों से लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट झूठे प्रॉमिस करके काम करवा लेती है, बट बाद में उनके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती है। यार क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है कि एजुकेशन है जिनके पास, जिनका राइट है, वो तो अपना काम करवा ले रहे हैं, बट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसान, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जो वेल एजुकेटेड नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि उनके साथ इनइक्वालिटी करी जाए। मानते हैं उनके पास राइट है उनके पास, बट उन्हें पता ही नहीं उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, तो बट इनइक्वालिटी तो नहीं करनी चाहिए ना। तो यही चीज है यहाँ पे, फुलफिल ऑफ प्रॉमिस ऑफ, मतलब फुलफिल नहीं कर, हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फुलफिल करें, बट एक्चुअली में नहीं होता है। इसीलिए रियलिटी में क्या हो रहा है, रिचर गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। हमारे देश में देख रहे हो ना, रिचर जो है वो धीरे धीरे, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है यार। और वेल एजुकेटेड अगर नहीं होंगे तो उन्हें क्या अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, क्या अपने राइट्स के बारे में वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। सीधा सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पे आपका थर्ड आउटकम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ आउटकम, दैट इज योर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। चलो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी सेम चीज है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है अपनी गवर्नमेंट से। रिमूव सोशल डिफरेंसेस, क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारी गवर्नमेंट से सोशल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, आपका रिलीजन हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, इन सबको हटा दिया जाए यार। क्योंकि आज आए दिन देखते हैं हम लोग कि रिलीजन को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो आप देखते हो कि हिंदू मुस्लिम में ही दंगे हो रहे हैं, या बाकियों में भी जैसे दंगे हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है हमारी गवर्नमेंट से कि ये सारा काम ना हो, इन सबको रिमूव कर दे यार, क्योंकि सबको साथ रहना चाहिए। तो रिमूव सोशल डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल रिलीजन फाइट, आप रिलीजन फाइट भी लिख लो कि रिलीजन्स में जो फाइट होती है उनकी वजह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका इक्वालिटी मेंटेन नॉट फॉर मेजॉरिटी। यहाँ पे देखो, नॉट फॉर मेजॉरिटी का क्या मतलब है, हमारे देश में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इक्वालिटी मेंटेन करी जाए। यार ऐसा नहीं होता, जो अमीर लोग हैं आप सिर्फ उनकी बात मान रहे हो, माइनॉरिटीज को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। डेमोक्रेसी क्या कहती है यार कि हर इंसान के वोट की वैल्यू बराबर है, भले ही वो अमीर हो, भले ही आपका वो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एक वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना एक अमीर आदमी की है। तभी आजकल के जमाने में हम क्या डायलॉग मार सकते हैं, आपकी किसी अमीर बंदे से भी लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते हैं, तेरे को मैं कोर्ट में देख लूंगा,
है ना, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास राइट है, मैं ये काम कर सकता हूं, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान मेजॉरिटी में है या ज्यादा लोग हैं तो माइनॉरिटी की सुननी ही नहीं है, समझे। तो अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू एनीवन, यही चीज कि हर एक बंदे को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, यही तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ मेजॉरिटी को आप देते जा रहे हो इंपॉर्टेंस, या जिनके पास पावर है सिर्फ आप उन्हें ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्लियर ना। तो इंपॉर्टेंस टू एनीवन। अगला है आपका अ पार्टी कंटेन मोर नंबर ऑफ रिलीजन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि जैसे देखो हमारे देश में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है, बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्मों को बिल्कुल अलाउ ना करो। हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सब लोग बराबर हैं, इसलिए ये पॉइंट लिखा है हमने कि आपकी किसी एक पार्टी में आपके जो देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके दोस्त को, वो कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही लिखा है पार्टी कंटेन मोर नंबर ऑफ रिलीजन। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं एक, कांग्रेस की बात करते हैं। चलो सोनिया गांधी किससे बिलोंग करती हैं? क्रिश्चियन से ना। और आपके मनमोहन सिंह सिख से मतलब बिलोंग करते हैं। क्या दोनों अलग अलग हो गए ना, उसके बावजूद एक ही पार्टी में साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज आपकी हो सकती है इसके अंदर। तो ये हमारा था फोर्थ आउटकम, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी के और क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। देखो एक्सपेक्टेशंस क्या है यार हमारी, एवरीवन इज इक्वल, रिलीजन में भी सबको इक्वल होना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, दूसरा आपका दूसरे रिलीजन है तो उसको कम वैल्यू दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल। सेकंड, रिमूव कास्ट बेसिस, हमें कास्ट सिस्टम को हटाना चाहिए। कास्ट सिस्टम जैसे आज भी देखते हैं जो छोटी कास्टेज होती हैं उनको गांव वगैरह में, अब तो खैर इतना नहीं है, बट पहले देखा था कि कैसे होता था, उनके साथ सही इक्वालिटी वाला बिलीव मतलब वो नहीं किया जा सकता था, मतलब किया जा सकता नहीं, सॉरी, वो इक्वली ट्रीट करते नहीं थे ना लोग उनके साथ। जो हाई कास्ट के होते थे वो शेड्यूल्ड कास्ट को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, है ना, तो उन सबको हटाना चाहिए। एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन अंडरस्टैंड ईच अदर, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई कास्ट का तो हम भैया तुम इससे बात करेंगे, तुम्हें समझेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट का है तो उसके साथ काम नहीं करेंगे, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट पॉइंट आपका कि फॉर रिमूविंग इनइक्वालिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन। आजकल के जैसे हम देखते क्या है, पहले अभी मैंने बताया था कि पहले जो छोटी कास्ट होती थी जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, इन सब के साथ या जो छोटी कास्ट हैं उनके साथ बहुत ज्यादा जाति होती थी, इनइक्वालिटीज होती थी, उनके साथ सही ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ बिहेवियर बहुत गंदा था। तो क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, इन सबको बराबर में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया। जैसे आज हम देखते हैं ना कोटा, किसी भी चीज का कोटा, कि आपके जनरल वालों के अगर इतने मार्क्स हैं, SC ST वालों के कुछ और मार्क्स हैं, है ना, उनके मार्क्स कम है, फिर भी SC ST वालों को क्या होता था, प्रेफरेंस दी जाती है ना, क्योंकि उन्हें इस चीज का रिजर्वेशन दिया है हमारी गवर्नमेंट में, ताकि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके, ताकि शेड्यूल्ड कास्ट भी थोड़ा ऊपर उठ के बराबर में आ सके, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा ना फिर। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकाला था। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो एक्चुअल में पीपल कैन चेंज देयर लीड, मतलब आपका क्या है कि हर बंदा क्या इसमें सक्सेस पा रहा है, हर बंदा नहीं पा रहा है। मींस क्या है हर बंदा सक्सेस पाने का, कि अगर आपका मान लो कि हर एक चीज क्या हर किसी के लिए बेनिफिशियल होती है, किसी के लिए फायदा है तो दूसरे के लिए वही चीज आपकी नुकसान भी हो सकती है ना। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक डैम बन रहा है, ठीक है, हाँ आपके मतलब आसपास के एरिया के लिए बहुत अच्छा है, बट जिसके खेत में बन रहा है वो मान लो उसे बेचना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए तो नुकसान हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो वही चीज है कि एक चीज हर बंदे के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो डिफरेंट पर्संस के लिए डिफरेंट होती है ना। तो चलो बात करते हैं अगले पॉइंट की, पीपल कैन चेंज देयर लीडर इन नेक्स्ट इलेक्शन। मान लो भैया कोई गवर्नमेंट है वो अपनी चलाई जा रही है, तो हम लोग भी बोलते हैं बेटा 5 साल बाद देख लेंगे तुमको, है ना, कि 5 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। तो 5 साल बाद क्योंकि हमारे पास राइट है कि हम उसका इलेक्शन से अपने वोट किसी और पार्टी को देके किसी और पार्टी को जिता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी पिछली बार, उनने अच्छा काम किया, तो अब इस बार भी वो बीजेपी ही आई थी, हाँ, बट उससे पहले जो काम हो रहा था वो कांग्रेस कर रही थी 2 साल, मतलब 2 इलेक्शन से जस्ट पहले।
तो ये हमारे पास राइट है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं अपना, और कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले पॉइंट का। और हमारे पास अच्छी खासी अथॉरिटी आजकल तो यार मीडिया है ना, कि अगर हमें कोई भी आइडिया शो करना है या कोई भी इनइक्वालिटी हो रही है या कुछ भी हो रही है, हाँ कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, तो हम मीडिया के थ्रू पूरे देश में वो बात फैला सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट हमारी बात जरूर सुनेगी, क्योंकि यार मीडिया के थ्रू तो हर बंदे के पास पहुंच रही है ना। तो अगर उसने नहीं सुना, आप अपनी जगह ट्रू हो और आपकी बात नहीं मानी गई, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट गिर जाएगी, नेक्स्ट टाइम उसको वोट ही नहीं मिलेगा, तो आपकी जरूर सुनी जाती है ना। तो यहीं पे हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर खत्म होता है। हाँ, तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिटिक्स के। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई डाउट्स है या कोई आप डिमांडेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।